आज की ईवी सिर्फ व्हीकल नहीं रह गई है, ये गैजेट बन चुकी है। और इसी रेस में हर कोई यही सोच रहा है कि अगले 5 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे, स्पेशली चाइना के लग्जरी ईवी स्पेस को लेके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो डिजाइन आ रहे हैं ना, वो काफी हद तक यूरोपियन लग्जरी ब्रांड्स स्पेशली रोल्स रॉयस से इंस्पायर्ड कॉपी जैसा फील करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हुआवे, एक लग्जरी कार की। हुआवे S8 कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हुआवे अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, एग्रेसिवली काम कर रहा है। डिस्कशन यहाँ तक आती है कि डिजाइन, लैंग्वेज, इंटीरियर फील और लग्जरी एक्सपीरियंस काफी हद तक रोल्स रॉयस वाला है। लेदर सीट्स, केबिन साइलेंट, सीट कंफर्ट और कस्टमाइजेशन सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ प्रोवाइड कर रही है कंपनी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ डिजाइन कॉपी करना और सेम लेवल का एक्सपीरियंस डिलीवर करना दोनों अलग चीजें हैं। रियल लग्जरी में सिर्फ लुक्स नहीं होते, इंजीनियरिंग भी मैटर करती है, राइट क्वालिटी भी मैटर करती है, ड्यूरेबिलिटी मैटर करती है, क्राफ्टमैनशिप भी मैटर करती है और पूरा इकोसिस्टम होता है। लेकिन अब बात करूं तो परसेप्शन काफी चेंज हो चुका है। एक टाइम था जब चाइनीज प्रोडक्ट को ना लोग हल्के में लेते थे, यार पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्वालिटी को लेके डाउट होता था। बट आज सिचुएशन काफी डिफरेंट है। मैन्युफैक्चरिंग स्केल कर चुकी है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर चुकी है और ईवी इनोवेशन में चाइना ग्लोबली टॉप प्लेयर बन चुका है। अब कंपैरिजन की बात करें तो रोल्स रॉयस का स्ट्रेंथ भी हमेशा से कस्टमाइजेशन और हैंडक्राफ्टेड लग्जरी कार्स प्रोवाइड कराना था। हर कस्टमर के लिए यूनिक इंटीरियर, स्टिचिंग, वुड फिनिश, पर्सनल डिटेल्स, ये लेवल का पर्सनलाइजेशन मास प्रोडक्शन में रेप्लिकेट करना इजी नहीं होता, लेकिन रोल्स रॉयस कर रहा था। इवन सेलिब्रिटीज जैसे बादशाह जो रैपर है, उसके केस में भी आप देखेंगे तो उसने लग्जरी कार परचेज करी थी रोल्स रॉयस, लेकिन वो बात अलग है, उन्होंने लेके बेच दी। ओवरऑल सीन ये है कि चाइना अब लग्जरी ईवी सेगमेंट में सीरियसली गेम बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल यूरोपियन अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स को इकोसिस्टम भी अपनी अलग आइडेंटिटी अभी भी बनाए हुए है। तो बात करते हैं इंडिया में आई एक नई ईवी की, जो अपने आप में खुद केस स्टडी बन चुकी है और आने वाले टाइम में और बहुत सारे माइलस्टोन भी अचीव कर सकती है। वो है मारुति ई विटारा। जब ये लॉन्च हुई थी ना, तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी। लोगों को लगता था कि मारुति ईवी सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री करेगी, और ऑनेस्टली एंट्री स्ट्रॉन्ग है भी, बट एक्सेप्टेंस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। भाई देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो, टोयोटा ने अपनी सिमिलर ईवी स्ट्रेटेजी में प्राइस ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपए ऊपर रखा है, जो कि टोयोटा करता है, क्योंकि मारुति और टोयोटा का जो इनका जॉइंट वेंचर अभी जो चल रहा है, अभी इन्होंने क्या किया है कि मारुति ने ई विटारा निकाली है, तो टोयोटा ने उसी कार को रीबैच करके ई बेला कर दिया है और उसके 3 लाख रुपए और ऊपर ले रहे हैं। इवन दो द प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और कैसे बनेगा। अब इंडिया में ईवी एडॉप्शन का पैटर्न भी क्या है, लोग एकदम से ना ईवी की तरफ नहीं भाग रहे। स्पेशली मारुति कस्टमर्स जो डेडिकेटेडली पेट्रोल कार चलाते हैं, उनके लिए ईवी शिफ्ट करना एक माइंडसेट है। मतलब अभी तक पेट्रोल कार चलाते हैं, सस्ती कार चलाते हैं, इकोनॉमिकल कार चलाते हैं, अब वो एकदम से ईवी की तरफ कैसे शिफ्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है जो मारुति अपने कस्टमर के साथ ये माइंड मेकअप उनका कराने की कोशिश कर रही है ईवी की तरफ। और मारुति का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ट्रस्ट फैक्टर स्ट्रॉन्ग है। जैसे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने मार्केट में अपनी जगह बनाई है, वैसे ही एक्सपेक्टेशन है कि ई विटारा भी ग्रेजुअली पिकअप करेगी। बट चैलेंज ये है कि मारुति का ईवी इकोसिस्टम अभी पूरी तरह से मतलब प्रूवन नहीं है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म बैटरी कॉन्फिडेंस और रीसेल वैल्यू, ये सब चीजें बायर्स को ना थोड़ा सा स्लोली कन्विंस करती हैं। भाई टाटा की हम बात करें, टाटा ईवी में कर ही रहा है ना। टाटा ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, ये सब गाड़ियां बेच चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मोर और लेस लोगों को पता है। लेकिन मारुति अभी शुरुआत हुई है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, मारुति के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसके पास बड़ा नेटवर्क है और एक कॉन्फिडेंस है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर्विस रीच ऑलमोस्ट हर सिटी में है। ये मारुति का बिगेस्ट वेपन है। ईवी में ये फैक्टर और इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बायर्स को लगता है कि अगर कुछ इशू हुआ तो सपोर्ट मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट का इफेक्टिव एंट्री प्राइस 11 लाख रुपए के आसपास है, अगर आप बैटरी ऑन रेंट लेते हो तो, और बाकी 19-20 लाख रुपए के आसपास पड़ती है गाड़ी। और फिर क्वेश्चन ये आता है, क्या ये क्रेटा लेवल पे कम्पीट करेगी? डायरेक्ट कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि क्रेटा एक एस्टेब्लिश्ड आइस एसयूवी प्लेयर है, एक ऐसी गाड़ी है, जबकि ई विटारा अभी ईवी एडॉप्शन फेज में चल रही है। फिर भी अर्ली सिग्नल्स वीक नहीं है। लॉन्च के फर्स्ट मंथ में अराउंड 1200 के आसपास यूनिट बिक चुकी है, तो अच्छा रेस्पॉन्स है, फिर भी कहा जाएगा। तो एक और चीज चल रही है मार्केट में, JSW ग्रुप की जेटियोर T2 मॉडल। ये एक रेंज
एक्सटेंडेड हाइब्रिड व्हीकल है और इसको इंडिया का ना फर्स्ट रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड भी बोला जा सकता है। मॉडल का नाम है T2। अब ये सुनने के लिए तो कोई पड़ोस छोटा सा बच्चा दिख रहा है कि जिसका नाम T2 है, और हाँ, पर ये वही T2 ना निकल जाए, लेट्स सी, देखते हैं। तो नाम T2 है और जेट्योर ब्रांड की है। बेसिकली ये ब्रांड सैग ग्रुप का है। इसके अंदर और भी मल्टीपल जेट्योर सब ब्रांड्स हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ पे काफी क्लियर हो चुकी है कि चेरी ब्रांड के अंदर ये है। ओवरऑल आइडेंटिटी को लेके थोड़ा मिक्स परसेप्शन है। कुछ लोग इस कार को पहले किसी और प्रमोशनल वीडियो में देख चुके थे और उनको लगा कि ये ऑफ रोडिंग कैपेबल व्हीकल है। उस वीडियो में कार का परफॉर्मेंस इंप्रेसिव तो लग रहा था, स्पेशली रफ टेरेंस पर, बट देखते हैं, बट रियलिटी में ये है कि ये स्पेसिफिक T2 वेरिएंट ऑफ रोडिंग फोकस व्हीकल नहीं है। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि लोग शायद जेट्योर का कोई और मॉडल लाइक T8 या G700 देख रहे थे, जिसका कैपेबिलिटी सेट थोड़ा सा अलग है, वो अलग ही पोटेंशियल की कार थी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इस कार का की डिजाइन भी काफी यूनिक है। ये पॉइंट रिपीटेडली आया है कि अगर किसी कार को डिफेंडर जैसा लुक मिल जाए ना और उसका प्राइस 1/3 हो जाए तो भाई साहब वो कार बिक जाएगी। तो बस कुछ ऐसा ही चल रहा है इस केस में भी, और एसयूवी का तो काफी ट्रेंड चल ही रहा है इंडिया में। तो लेट्स सी। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कार की, वो है विनफास्ट की ईवी कार, और ये कार अब कैब सेगमेंट तक में भी एंटर कर रही है और इवन फ्लीट यूजेज में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिलेटेड यूजेज तक में प्रेजेंस दिख रही है इस कार की। इससे ये तो क्लियर होता है कि कंपनी अपनी मार्केट पेनिट्रेशन एग्रेसिव करती जा रही है और पेनिट्रेट करती जा रही है। और ईवी इकोसिस्टम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो इंडिया में इलेक्ट्रिक कार को सक्सेसफुल बनाने के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ असेंबली या इंपोर्ट मॉडल को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाया नहीं जा सकता जब तक आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे। तो इस कंटेक्स्ट में मैं अगर बात करूं तो विनफास्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि एक वियतनामी कंपनी है और उसको एक इमर्जिंग ग्लोबल ईवी प्लेयर के रूप में आप देखा जा सकता है। अब ये भी ऑब्जर्वेशन आया है कि लास्ट फ्यू इयर्स में ताइवान, वियतनाम और जापान और चाइना के स्टॉक्स मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न भी दिए हैं, काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं एज कम्पेयर टू यूएस और इंडिया। फ्यूचर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सिर्फ कार्स बनाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसके पीछे स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन डोमिनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी सक्सेस के लिए।